तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम वेरिएबल से थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं और उसका वो बंद करते हैं स्पीकर। तो आज हमने बेसिकली हमने ये देखा था जी कि हम अगर ये काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने मेमोरी में जाके एक जगह रिज़र्व की, उसको ए नाम दिया और उसमें 56 रख दिया। प्रोग्रामिंग में कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इक्वल टू नहीं होता। यहाँ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यहाँ 2 टाइम्स इक्वल टू होता है, ये तो सबको पता है। अब मैंने क्या करना है कि दैट्स ओके, अगर मुझे 1 नंबर सेव करना है तो मैं 1 वेरिएबल ले लूँगा, 2 नंबर सेव करने हैं तो मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा, 3 नंबर सेव करने हैं तो मैं 3 वेरिएबल ले लूँगा। अगर मुझे कहीं ऐसा सिनेरियो हो कि मुझे एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स सेव करने हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ये तरीका भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये बड़ा लेंथी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और ऑब्वियसली इसकी मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 नंबर सेव करने हो तो यू वुड नीड टू डिक्लेयर 10 डिफरेंट वेरिएबल्स और फिर आप उसके साथ ये काम करेंगे, विच इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स वन। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि ये काम करने जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें मल्टीपल वैल्यूज सेव करनी है एज अ कलेक्शन, तो हम नॉर्मली ये कन्वेंशन यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देखें तो आप उसको अरे बोलेंगे या अरे समझेंगे, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप वगैरह नहीं होती। तो आप इस अरे में नंबर भी डाल सकते हैं, इसी अरे में आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, बुलियन भी डाल सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप भी अरे में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अरे इज हैज बीन डिजाइंड फॉर। तो अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पे 4-5 नंबर सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल के साथ सेव कर देता हूँ। तो ये जो n है, नाउ इट इज रेफरिंग टू एन अरे व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मैं आप इसको कंसोल लॉग कर दूं और लॉग करके मैं n करूं, तो यू वुड सी समथिंग some additional information about that particular array as well inside the browser। कंसोल में जाऊं तो यहाँ पे आपको एक अरे मिलेगी। अरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 25, 458, 47, 78 और 89, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स इधर अरे में हैं वो मुझे आउटपुट पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मेमोरी में इन अरे के तमाम एलिमेंट्स को मेमोरी खुद एक यूनिक पोजीशन असाइन कर देती है और हर नंबर की पोजीशन जाहिर है डिफरेंट होती है। जो स्टार्ट यानी पहले नंबर जो होता है या पहली कोई भी वैल्यू हो, जरूरी है नंबर हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो बुलियन भी हो सकती है, वो कोई भी डेटा, वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक फिर अरे हो सकती है। तो जो स्टार्टिंग पहला आइटम होगा अरे का, उसको हमेशा जीरो पोजीशन मिलेगी, हमेशा जीरो पोजीशन मिलेगी। फिर 1 2 3 4 सब्सिक्वेंटली जितने भी एलिमेंट्स होंगे अरे के, उन सबको एक एक पोजीशन मिलती जाएगी। इन पोजीशंस को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ एन अरे। हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतनी डेप्थ मेरे ख्याल में जाने की जरूरत नहीं है, सबको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स का अंदाजा है। तो अगेन जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो ईच एलिमेंट या ईच आइटम ऑफ अरे has been is assigned a unique position which always starts from 0 and is incremented by 1 as we go along the array। तो 0 1 2 3 4। तो हम अगर इस अरे के किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फाइंड करना चाहते हो या उसको प्रिंट करना चाहते हो तो हम उसका इंडेक्स दे दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 दूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, n नाम की अरे का पहला इंडेक्स विच इज 458। दैट्स इट, सिंपल। इस अरे में इस अरे में हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इसी अरे में हम बुलियन भी डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स जिसे हम कहते हैं। इट वॉन्ट माइंड अगर मैं यहाँ पे 0 दूं। हालांकि सी प्लस प्लस में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर वो इंटीजर अरे है तो उसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में दो के ये पॉसिबल तो है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। जब भी हमें अरे डिक्लेयर करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि अरे में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही दें। अच्छा, अरे में अगर स्ट्रिंग होंगी तो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए, बुलियन होगा तो सारे बुलियन होने चाहिए और नंबर होगा तो सारे ही नंबर होने चाहिए। अब
अरे के आइटम्स में जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, अच्छा जब भी मैं प्रिमिटिव का नाम लूँ ना तो आप ये देख लीजिएगा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा प्रिमिटिव को ही हम कहते हैं नॉर्मली, इनका एक दूसरा नाम है वैल्यू बेस्ड। ये टर्म के नाम पहले बता रहा हूं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको वो काफी एंजॉय करेंगे। वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप्स, और इसको हम कहते हैं जी रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स। ये दोनों नाम है इनको, प्रिमिटिव को वैल्यू बेस्ड कहते हैं। प्रिमिटिव की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जी? सिंपली स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव की मिसालें कौन कौन सी हैं जी? अरे, ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर अरे लिख दें, फिर फंक्शन लिख दें। अभी आप हैरान हो सकते हैं कि जी फंक्शन को आपने डेटा टाइप में क्यों लिखा है? तो फंक्शन भी बेसिकली एक रेफरेंस स्टोर होता है। अगर आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करें, सी प्लस प्लस ने आप या किसी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज तक नहीं किया होगा कि किसी फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर करें। तो हालांकि एडवांस में होता है ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी यानी एक फंक्शन लिखें और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, तो हम उसको हम यानी वो भी रेफरेंस स्टोर होता है फंक्शन के केस में। तो अभी खैर स्टोर करेंगे तो मैं जिक्र करूंगा, लेकिन ये दो चीजें पढ़ेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब नॉर्मली थोड़ा सा बेसिक ही रहूं या थोड़ा सा एडवांस टच दे दूं इसको, अरेज के कॉन्सेप्ट? चलें ठीक है, रिवर्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो अब ये अगर मैं कहूँ ना मिसाल के तौर पे, एक और टर्म भी होती है, लेट ए इक्वल्स टू 90। जावास्क्रिप्ट को कहते हैं नॉर्मली, ये स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये है कि यहाँ जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसके पीछे डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी हमें ये बताने की जरूरत नहीं होती कि ए इंट है या ए में इंट आएगा या स्ट्रिंग आएगा या बुलियन आएगा। प्रिमिटिव तीन ही टाइप्स हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें डेटा टाइप देने की या मेंशन करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें कहते हैं लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस या लूजली कपल्ड लैंग्वेजेस। और ऐसी लैंग्वेजेस जिनके साथ डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत पड़े, उन्हें टाइटली, या इनको हम कहते हैं जिनके साथ हम डेटा टाइप देते हैं उन्हें स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस भी कहते हैं, और जिनके साथ नहीं देते उन्हें डायनामिकली टाइप्ड भी। तो जावास्क्रिप्ट के साथ, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हम कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करते तो हम कहते हैं ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि ये रन टाइम पे आने वाली वैल्यू की बेस पे अपनी अपनी टाइप डिसाइड कर लेता है। यानी ए की डेटा टाइप क्या है, ये डिपेंड करता है जो वैल्यू आप उस पे असाइन कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आप सिर्फ ए पे हॉवर लेके जाएं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर, तो इसको क्या पता कि ये ए नंबर आ, बिकॉज ऑफ द वैल्यू बीइंग असाइंड टू इट। ठीक, तो इसको हम कहते हैं ये है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी ये जब चलेगा रन टाइम पे डिसाइड होगा तो ए नंबर है या क्या है। तो ये जो अभी ए है ना जिसमें मैं नंबर असाइन कर रहा हूं, तो नंबर और स्ट्रिंग और बूलियन ये तीनों किस में आती हैं? बेसिकली प्रिमिटिव टाइप्स में आती हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसे एडवांस टच दूं, तो मैंने आपको ये कहा कि 45, 47, 38 दिस, ये मैंने एक अरे में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस अरे के अंदर अगर मैं आपको कहूं ना कि जावास्क्रिप्ट मेजरली तीन पिलर्स पे खड़ी है, पूरी जावास्क्रिप्ट, तो वो तीन पिलर्स होंगे, एक अरे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक फंक्शन। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए ना, जिस तरह मैंने एचटीएमएल में बड़ा सीरियस होकर कहा था ना, आप पोजीशन और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को ग्रिप कर लें, आपके लेआउट सीधे हो जाएंगे। तो आज फिर जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप इन तीन चीजों को सीधा करेंगे, अरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट सीधी हो जानी है। बाकी चीजें सारी इसको सपोर्ट करेंगी। तो जब भी आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो अरे के अंदर पहली बात तो यह है कि अरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। नहीं, जावास्क्रिप्ट में ये जरूरी नहीं है, लगा दें तो बेहतर है, ये ऑप्शनल है। तो अरे इज एन ऑब्जेक्ट,
ये लाइन में जब एक्सप्लेन करूंगा तो तब आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं ना, तो अरे में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं जो अरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर प्रोग्रामेटिकली कहा जाए कि आप इस अरे को, पहली बात तो ये है कि अरे यूज क्यों होती है, टू स्टोर द डेटा। तो मेमोरी में डेटा स्टोर करने के अब तक हमने कितने तरीके पढ़ लिए हैं? दो, एक अरे और एक वेरिएबल। दोनों में फर्क क्या है? वेरिएबल एक सिंगल डेटा आइटम स्टोर करता है और अरे एक कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करता है। अब ये तो रन टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने यूजर से कोई इनपुट लेना है और इसे कहां सेव करना है? मेमोरी में सेव करना है या अरे में सेव करना है? तो जब भी आपको मेमोरी में डेटा सेव करना हो तो आप यू कर सकते हैं कि एन डॉट पुश। ये जो पुश का मेथड है ये क्या करता है? मैं अगर इसमें 25 कर दूं तो एन डॉट पुश का मतलब ये है, मैं आपको लॉक कर देता हूं। अब इस एन में क्या डिस्प्ले होगा? एक ये पूरी की पूरी अरे, इस अरे में क्या पड़ा हुआ है? 45, 47, 89 और 754। गॉट इट? चार एलिमेंट्स। इस लाइन के बाद मैंने क्या किया? एन डॉट पुश। तो ये पुश का मेथड क्या करता है? इस एग्जिस्टिंग अरे में जो भी हम इसे नई वैल्यू देते हैं वो उसके एंड पे जाके उसे क्या कर देता है? पुश कर देता है। ठीक। तो अगर मैं इसके बाद दोबारा लॉग करूं और मैं कहूं जी कि एन, तो अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा जरा देखिएगा। पुश से पहले जो चीज चली उसमें क्या है? 45, 47, 89, 70, और पुश के बाद जो चली 25 लास्ट लास्ट में क्या हो गया? एम्बेड हो गया। अगर आप इसे चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं, बिफोर पुश, और इसको आप कह सकते हैं जी आफ्टर पुश। नाउ इफ आई गो, तो बिफोर पुश ये था और आफ्टर पुश ये। आप इसी तरह पुश के फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। और अब अगर जाएंगे तो बिफोर पुश ये था और आफ्टर पुश। तो पुश का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? अरे में एक नया एलिमेंट अरे के एंड पे ऐड करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहां पे दोबारा कहूं एन डॉट पॉप, तो पॉप का मतलब देखिएगा जरा क्या होता है? लॉग आफ्टर पॉप एन। बिफोर पुश यानी सबसे पहले ये लाइन चली, इस लाइन में क्या प्रिंट हुआ? जो कि ओरिजिनल अरे थी वही प्रिंट हो गई। दूसरे नंबर पे देखिएगा, दूसरे में आफ्टर पुश, तो आफ्टर पुश में चार के बाद यानी चार से कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब है कि मैंने एन डॉट पुश में चार तो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, पुश ने चार मजीद किए, 8 हो गए। ये जब मैंने प्रिंट किया आफ्टर पुश तो 8 उसने प्रिंट किया। फिर मैंने कहा एन डॉट पॉप। पॉप क्या करता है? आपकी अरे में जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है उसको वापस क्या करता है? अरे से बाहर निकाल देता है। समझ आई बात? ये नहीं आई? आप यूं समझें कि अरे इज लाइक अ कंटेनर, इज अ बकेट। आप उसमें कुछ चीज डालते जा रहे हैं, तो जो चीज सबसे बाद में डाल रहे हैं वो कहां आ रही है? ऊपर आ रही है। तो जब आप निकालेंगे वापस तो जाहिर है सबसे नीचे वाली चीज को तो निकाल सकते, कहां से निकालेंगे? सबसे ऊपर वाली को। तो दैट्स व्हाई इट हैज टेकन 123 आउट। पीछे रिमेनिंग क्या रह गया? 17। यानी सबसे पहले ये गया अरे में, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। ऊपर देख रहे हैं, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अब मैंने कहा पॉप करो, तो पॉप कहां से करेगा? सबसे एंड पे। देयर आर सो मेनी अरे मेथड्स, बहुत ज्यादा अरे पे मेथड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि अरे मैंने कहा है कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे 45 को भी निकाल सकते हैं आप, 89 पे भी निकाल सकते हैं। तो अरे डॉट स्प्लिट है, अरे डॉट मेरे ख्याल में स्प्लैश है। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को किसी पर्टिकुलर पोजीशन में एलिमेंट को डाल सकते हैं, अरे को हटा सकते हैं। अरे के बहुत सारे मेथड्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। अरे मेथड्स अगर आप करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको ये पूरी लिस्ट आप यहां से गेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने, ये देखें,
अरे लेंथ है, अरे टू स्ट्रिंग है, अरे एट है, अरे ज्वाइन है, अरे पॉप है, अरे पुश है, अरे शिफ्ट है, अरे अनशिफ्ट है। अच्छा इसको देख लें, अरे शिफ्ट क्या करता है, यहाँ नीचे स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स भी गिवन है सारी चीजों की। अरे ऐड की एग्जांपल ये है, ऐड की, फिर अरे ज्वाइन की एग्जांपल ये है, पॉपिंग है। मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन है, बाकी तब हम पढ़ेंगे जब हम किसी सिनेरियो में उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सिर्फ अरे के सारे मेथड्स को यहाँ डिस्कस करना एज सच कोई उस डजंट मेक सेंस। ये कह रहा है जी कि the shift method removes the first array element and shifts all other elements to the lower index। तो अगर मैं आपको यहां पे पॉप के बाद दोबारा कहूं, अरे मेरी कौन सी है, n डॉट शिफ्ट, तो शिफ्ट क्या करता है, अरे का पहला एलिमेंट रिमूव कर देता है और बाकी तमाम एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स किधर ले आता है, लोअर ले आता है। जाहिर है जब आप जीरो इंडेक्स को रिमूव करेंगे तो वन वाला किधर आ जाएगा, जीरो पे, टू वाला किधर आ जाएगा, वन पे, थ्री वाला किधर आ जाएगा, टू पे। तो अरे डॉट शिफ्ट ये करता है। और अब अगर मैं दोबारा करूं, लॉग आफ्टर शिफ्ट एन, तो अब जरा देखिएगा, यहां से इसने 45 को रिमूव कर दिया तो 47 किधर आ गया, 45 की जगह, और सारे एक एक पीछे आ गए, तो टोटल लेंथ उसकी क्या आ गई। तो अगर अरे का पहला एलिमेंट रिमूव करना तो ये करें। अब अनशिफ्ट करें, तो अनशिफ्ट क्या करता है, वंस अगेन जितने भी अरे के मेथड्स है ना, मैंने आपको जनरल तरीका बता दिया कि आप इसे यूज कैसे करते हैं। अब आप यहां से देख के, अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे एट द बिगिनिंग। पुश क्या करता है, अरे में नया एलिमेंट ऐड करता है, कहां पे, अरे के एंड पे। और अनशिफ्ट क्या करता है, अरे के स्टार्ट पे। तो लेट मी यूज दैट टू। अब इसके बाद अगर मैं कहूं जी कि अन एन डॉट अनशिफ्ट, तो ये क्या करेगा, लेट सपोज इसको मैं देता हूं बड़ी सी वैल्यू ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए। तो ये इसको मैं देता हूं जी लॉग और एन। तो एन इस पूरे नंबर को कहां ऐड करेगा, अरे के स्टार्ट पे ऐड करेगा। सो लेट्स गो अहेड। तो उसने अरे के स्टार्ट पे, तो आपको ये पता लग गया कि नया एलिमेंट अरे के एंड पे ऐड करना है, तो अनशिफ्ट नया, सॉरी पुश, नया एलिमेंट अरे के स्टार्ट में ऐड करना है, तो अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, बाकी सारों को एक एक आगे पुश कर देगा और खुद पहले जगह बना के पहले। अब आता है जी अरे स्प्लिट है, कि जी आप किसी खास पोजीशन पे एलिमेंट डालना चाहें, 45 पे, 46 पे, तो उसके लिए अरे स्प्लिट होगा या समथिंग लाइक दैट होगा, ठीक है। सो अरे लेंथ का मेथड है, अरे अरे डिलीट का भी मेथड है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को अरे के एलिमेंट से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, दो अरेज को कॉन्केटिनेट करना, जोड़ना, मतलब कॉपी विद, बहुत सारे फंक्शंस है। बहरल हम इन सारे, ये है स्प्लाइस और स्लाइस, सॉरी स्प्लिट नहीं, स्प्लाइस और स्लाइस। द स्प्लाइस मेथड एड्स न्यू आइटम्स टू एन अरे। कहां ऐड करता है, ये बेसिकली इसके, ये एक्सप्लेन्ड है कि आप स्प्लाइस यूज करेंगे तो ये पहला टू क्या इंडिकेट करता है, जीरो क्या इंडिकेट करता है। द फर्स्ट पैरामीटर टू डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड, और द सेकंड जीरो पैरामीटर डिफाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी रिमूव्ड। अगर आप सेकंड एलिमेंट नहीं देते तो वो रिमूव नहीं करेगा, ऐड करेगा। अगर सेकंड देते हैं तो वो आपको कहेगा जी रिमूव करो। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि मैं इसके बाद, हालांकि इतने ज्यादा मुझे ऐड नहीं करने चाहिए, बदल चले, अरे डॉट SPLIC स्प्लाइस, तो ये कितने आर्गुमेंट लेता है, पहला स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब कौन सा स्टार्टिंग इंडेक्स है जहां पे आपको एलिमेंट ऐड करना है। मैं आपको ये सपोज करता हूं कि मेरी अरे में ये अगर आखिरी अरे है मेरी, तो 0 1 2 3 4 5 6 जीरो से स्टार्ट होता है, तो मैं कहता हूं 0 1 2, 2 से क्या करो, ऐड करना शुरू करो। तो मैं यहां पे क्या दूंगा, 2, यानी पोजीशन 2 पे नया एलिमेंट क्या करो, ऐड कर दो। और मैं यहां पे कहता हूं जी कि 45 ऐड कर दो। सिर्फ दो पैरामीटर्स दिए हैं। तो अगर मैं यहां पे दोबारा जाऊंगा और इसके बाद मैं कहूंगा जी स्प्लाइस, और इसको कहूंगा जी कि आफ्टर स्प्लाइस 45 बल्कि 456 ऐड होना चाहिए, ठीक है। और कहां ऐड होना चाहिए, पोजीशन 2 पे। तो पोजीशन 2 पे क्या है, 0 1 2, तो यहां कहीं 456 आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। अच्छा इसने क्या किया, बेसिकली पोजीशन 2 से आगे सारों को क्या किया है, रिमूव किया है। सो हम इस स्प्लाइस के फंक्शन के बजाय स्लाइस यूज करेंगे। अच्छा
method adds new items to an array. एक मिनट. Defines how many elements should be removed. The rest of the parameters defines the new element to be. ओके ओके ठीक है ठीक है. तो मैं यहाँ पे 0 देता हूँ और फिर देता हूँ 246. नाउ इट शुड डू द जॉब. सो ये आ गया 456. ठीक हो गया. तो इसने 0 1 मैंने पहला पैरामीटर क्या दिया 2, यानी पोजीशन 2 पे क्या करो, ऐड करो. ठीक. तो ये मैंने 0 1 और 2 में उसने क्या कर दिया, जाके 456 ऐड कर दिया. बाकी सारों को क्या कर दिया, 89 को आगे पुश कर दिया. बाकी सारों को एक एक इंडेक्स आगे पुश कर दिया. तो यूं अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है. अब जरा प्रॉपर नेम सुन ले. अरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है. और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है द वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द मेमोरी. तो अरे सबसे पहला और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है. यानी इसके बाद आपने डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी कोर्सेज पढ़े होंगे ना, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, क्यू पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, डबल एंडेड क्यू पढ़ा होगा, सर्कुलर क्यू होगा, ट्री होगा, ग्राफ होगा, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कम आफ्टर द अरे. और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, नथिंग, जस्ट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द मेमोरी. जैसे मैं अरे के डिफरेंट पॉसिबल तरीके बता दिए डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने के. इसके अलावा देयर आर टन्स ऑफ फंक्शन. इन सारों को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि सारे आज तक मैंने भी यूज नहीं किए. हमें मोस्ट कॉमनली 3 या 4 मेथड्स चाहिए होंगे अरे पे काम करने के लिए, या 5 से 6 चाहिए होंगे, तो हम उनको गाहे बगाए डिस्कस कर लेंगे. अब ये तो जो हैं सारे, और मैंने आपको बता दिया कहां से आप लिस्ट ला सकते हैं. एक अरे डिक्लेयर करके सारों को एक ही पे ट्राई कर सकते हैं. अब जो अरे के मोस्ट कॉमन मेथड्स है ना, एक तो पुश पॉप है, और उसके अलावा कुछ और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार डिस्कस होंगे, तो मैंने कहा बेहतर है कि इन्हें अभी डिस्कस कर लें. बार बार इनको यूज होंगे, तो इनको डिस्कस एक दफा किया जाना मुनासिब है. अब अगर मैं यहां पे देखूं, लॉग करूं एन को, तो इस एन में व्हाट आई नीड टू डू इज कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं. मैं चाह रहा हूं कि इस अरे में से ये हर एलिमेंट अलग अलग होकर डिस्प्ले हो, यानी हर एलिमेंट को सेपरेटली डिस्प्ले करूं. अभी ये अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करती है, इट्स अ कलेक्शन. तो अरे के हर एलिमेंट को अलग अलग कैसे एक्सेस कर सकता हूं, अभी बता दिया मैंने. 0, फिर फर्स्ट वाले को जाके फर्स्ट 2 3 4. ठीक. अब ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अज्यूम करें कि आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, अरे के अंदर 100 एलिमेंट्स. इट्स अ वेरी कॉमन. आप अगर इंटरनेट से डाटा फेच करें ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त, ऑब्जेक्ट पढ़े बगैर वो मिसाल नहीं दे सकता, इसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर वो मिसाल दूंगा. तो अभी आपके पास अरे में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6. इट्स वेरी इजी. 6 एलिमेंट्स को आप अलग अलग इंडेक्स वाइज एक्सेस करके आप डिस्प्ले कर दें. लेकिन इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. पूरी 100 लाइनें लिखेंगे आप, तो इट्स अ वेरी बैड काइंड ऑफ अ थिंग, और हेक्टिक अप्रोच कह लें. तो इससे एक बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इस पैटर्न पे गौर करें, तो ये तमाम की तमाम 1 2 3 4 5 6 लाइनें, सारी की सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो रही है. 0 1 2 3, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है. तो याद रखें कि जब भी हमारे पास एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा हो, ये रिपीट ही हो रहा है ना, कंसोल लॉग एन स्क्वायर ब्रैकेट 0, सिर्फ 0 चेंज है. अगली लाइन में कंसोल लॉग एन स्क्वायर ब्रैकेट 1. तो ये एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा है. तो अरे में रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, या एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज लूप. और याद रखिएगा, लूप और अरेज का कोई दामन चोली का साथ है. मोस्ट प्रोबेबली जहां आप अरे यूज कर रहे होंगे, वहां आपकी लूप इस्तेमाल होगी. क्यों? क्योंकि अब देखिएगा, मैं जरा यही काम एक स्टेटमेंट के साथ करूंगा. तो वैसे लूप का मतलब हमारी नॉर्मल जुबान में क्या होता है दाऊद साहब आपके लिए, कि लूप का मतलब होता है चक्कर, साइकिल. हमारा एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, और हमने उसे सजा दी है जी कि आपने इस बिल्डिंग के गिर्द 10 चक्कर लगाने हैं. ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहां से भागना शुरू करेगा, पूरी बिल्डिंग के गिर्द घूम के चक्कर कंप्लीट होगा, तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा.
अब हमें उस बंदे जिसको हमने सजा दी है उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो हम साथ दूसरा बंदा खड़ेंगे, भाई तुमने खड़े होकर काउंटिंग करनी है, चक्कर ठीक काट रहा है नहीं काट रहा। तो जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 1। ये फिर दोबारा दूसरा चक्कर लेगा, पूरा चक्कर काट के दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 को क्या कर देगा, 2। ये फिर यहाँ से चक्कर काट के पूरा काट के दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 को क्या कर देगा, 3। इसका क्या काम है, काउंटिंग करना। तो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर। और काउंटर क्या करेगा, काउंटिंग करके जब एक चक्कर पूरा होता है तो काउंटर जो नंबर है उसमें क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक। अच्छा, ये काउंटिंग स्टार्ट कहां से करेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। जहां से हम उसे बताएंगे वहां से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट करता है, 0 से। एंड कहां पे करता है, जितने चक्रों की पनिशमेंट मिली होती है, यानी हमने कहा जी 10 चक्कर काटने हैं, तो कहां पे एंड करेगा, व्हेन, यानी ये जो 0 है ये क्या बन जाए, 10 या 10 से कम। ये सिनेरियो समझ आ गया। 0 है तो ऑब्वियसली 10 से कम ना, मतलब नो, 10 या 10 से कम बोला है मैंने। तो ये सिनेरियो समझ आ गया। अब हम इसी सिनेरियो को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा जी मुझे ये वाली पूरी स्टेटमेंट एक कितने दफा रिपीट करनी है, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, 10 दफा रिपीट करनी। तो मैं 10 दफा ये लाइन दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमेशा एक प्रिंसिपल है किस, यहां पे वो शायद अप्लाई, कीप इट स्टूपिड सिंपल, ये कीप इट सिंपल, ठीक है। और एक और प्रिंसिपल है ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, तो उसके लिए उसने स्मार्ट वेज दिए में बरल। तो लूप, जब भी लूप का लफ्ज आपके जहन में आए, आपको सुनने में मिले ना, तो लूप का मतलब है रेपिटेशन। और रेपिटेशन के लिए बहुत सारी लूप्स अवेलेबल हैं, सबसे जो बेसिक पढ़ाई जाती है वो है फॉर। तो मैं फॉर में, फॉर का मतलब जहां पे आप देखें तो ये उसका सिंटैक्स है, दैट्स इट। अब यहां पे 3 चीजें आएंगी। पहली चीज है कि हमने एक काउंटर देना है, वो काउंटर जो रिस्पॉन्सिबल होगा आइट्रेशन को काउंट करने का, चक्रों को काउंट करने वाला। तो मैंने यहां पे लिखा है जी लेट आई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो आई है ये ट्रीट हो रहा है बतौर काउंटर। ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेगा, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अरे को आइट्रेट करूंगा, तो अरे का पहला एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 पोजीशन होती है उसकी, तो इसलिए 0। और मैं कहता हूं कि जाए कहां तक, आई, आई कहां तक जाए, लेस देन, देख लें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, लेकिन आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 5। तो मैं क्या कहूंगा, या तो इसे लेस देन 6 कहूंगा, या इसे कहूंगा लेस देन आर इक्वल टू 5 कह दूंगा। यानी 0 से स्टार्ट करो, 0 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 और 5 5। ठीक। उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा कि जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो क्या करो, आई की वैल्यू में क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। वो याद है कि जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो इंक्रीमेंट कर दो। और अब आप इस लाइन को उठा के यहां पे लिख दें। तो अब ये करेगा क्या, हर लूप की आइट्रेशन में एन ऑफ 0, यानी इसको 6 दफा प्रिंट कर देगा या 5 दफा प्रिंट कर देगा, 45 को, ठीक है, क्योंकि मैंने हार्ड कोड किया ना अंदर एन ऑफ 0। तो ये क्या करेगा, पहली आइट्रेशन में जाएगा कंसोल लॉग एन ऑफ 0, एन ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ, 45। यही एन का मतलब अरे का नाम, और ऑफ 0 इंडेक्स का मतलब पहला इंडेक्स। तो ये 45 को कितनी दफा प्रिंट किया इसने, 6 दफा प्रिंट किया। नहीं नहीं, ये पीछे 6 नहीं लिखा हुआ। हाँ, वो भी स्मार्ट इनफ है ना, उन्होंने कहा जी एक ही चीज, तो मैं एक ही चीज को 6 दफा क्यों बार बार ले डाउन करूं, मैं एक ही दफा करके बता देता हूँ भाई, 6 दफा मैंने रिपीट कर लिया है। ठीक हो गया। तो अब ये जो 0 है ना, इस 0 के बजाय मैं इसको क्या कर दूंगा, आई को। इसका मतलब है कि जब पहले चक्कर में इस कंट्रोल इसमें आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम 0। जब नेक्स्ट टाइम ये जाएगा तो एक इंक्रीमेंट करके वापस अंदर आएगा, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगी, 1, नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8। तो अब वो जो काम 10 लाइनों में हो रहा था, अब आप अरे को चाहे जितना मर्जी बढ़ा दें, आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी होगी, और वो चीज होगी यहां पे लेस देन इक्वल टू 5। अब ये भी हम हर दफा जो है वो चेंज तो करने से रहे, हम चाहते हैं कि एक ही दफा कोड लिखें, ऊपर चेंज करें तो सब सब। तो अरे की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अरे एन है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी कि ये कब तक चले, एन इज एन डॉट
लेंथ -1। अभी जो n डॉट लेंथ है ना, ये आपको अरे की पूरी लेंथ काउंट करके देती है, यानी 1 2 3 4। अच्छा, ये इक्वल टू आएगा n डॉट लेंथ मुझे क्या देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे क्या आएगा, 11। समझ आ गई सर? लेंथ -1 क्यों किया, क्योंकि आखिरी इंडेक्स उसकी एक्चुअल लेंथ से एक कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है। समझ आ गई बात? तो अब इससे ये होगा कि हम ये अरे जितनी मर्जी बड़ी करते जाएं, हमें बाकी कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट करके उसमें से -1 करके उसको चला देगा। ठीक। अच्छा, बताना ये मकसूद नहीं था, मुझे पता है इन दोनों साहिबान को पता है ये बात। जावास्क्रिप्ट में कुछ एडिशनल लूप्स है, वो बताना मकसूद थी, लेकिन ये आपके लिए बताना मकसूद थी कि बेसिक लूप यही। अब जावास्क्रिप्ट में एक लूप हमें मिलती है जी, इसे मैं कमेंट कर देता हूं, मिटाता नहीं हूं। ये काम बहुत पुराना हो चुका है लूपिंग वाला, और जावास्क्रिप्ट ने कुछ एडवांस और मॉडर्न लूप्स दे दिए हैं, और उसमें उसने ये कहा है, लेकिन सॉरी वो नहीं पढ़ा सकता फंक्शन पढ़ाने से पहले, इसलिए नहीं, फॉर ईच नहीं, मैप भी है, फॉर ईच भी है, फाइंड भी है, फिल्टर भी है। ये नहीं क्लियर ना, ये तब क्लियर होंगे जब आपको फंक्शन और मेथड पढ़ाऊंगा। बल अरे और लूप का इकट्ठा इस्तेमाल, ये तो समझ आ गया आपको। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा इस पे आएंगे तो यू विल एंजॉय इट। यहां तक सबको समझ आ गई है जी? अरे का कॉन्सेप्ट क्या है? when we need to store similar type of data या collection of similar type of data, we use array. That's the only simplest definition. और फिर जब हम अरे में डेटा स्टोर कर लेते हैं तो उस पर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो फंक्शंस पढ़े नहीं है तो मैं अभी जरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होते हैं। अच्छा, अभी तक के इस सारे काम को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं आता हूँ जी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक हमारा जो फोकस रहा है दोनों क्लासेस में जावास्क्रिप्ट में, वो किस चीज पे सबसे ज्यादा रहा है? हाउ टू स्टोर डेटा इनटू द मेमोरी। यानी दो चीजें पढ़ी हैं, दोनों किससे रिलेटेड थी? मेमोरी में डेटा स्टोर करने से रिलेटेड, वेरिएबल भी और अरे भी। अच्छा, मुझे बताएं कि वेरिएबल का मकसद क्या था? टू स्टोर इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा। अरे का मकसद क्या था? टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। अपने रियल वर्ल्ड में देखें तो हम जो डेटा स्टोर करते हैं, किसी भी रियल टाइम या रियल लाइफ यूज के सिनेरियो को देख लें, तो हम ना तो डेटा को अरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ना ही हम वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा जी अरे में एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है अरे में? को बातों से लगी, आपको फील हुई? ये सेम डेटा टाइप। अरे में लिमिटेशन क्या है कि आप उसमें जो डेटा है वो सिमिलर टाइप, यानी अगर आपने नंबर में अरे में नंबर रखने तो सारे के सारे क्या होंगे? नहीं, अलाउ करता है, लेकिन इस मकसद के लिए हम यूज नहीं करेंगे ना इसको। तो अगर आपने अरे न्यूमेरिक टाइप की रखी हुई है तो सारे के सारे क्या देने पड़ेंगे? नंबर। और अगर स्ट्रिंग की रखनी पड़ी, लेकिन रियल टाइम में अगर आप स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाहें तो स्टूडेंट के डाटा में क्या सिर्फ नंबर होते हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर होता है न्यूमेरिक, स्टूडेंट का नाम होता है स्ट्रिंग, स्टूडेंट का इज पास या फेल स्टेटस होता है बुलियन, स्टूडेंट की फी डिटेल होती है नंबर। फिर तो इसका मतलब है ये रियल टाइम में। अच्छा, बैंक में जाएं, बैंक में आपके अकाउंट होल्डर का टाइटल स्ट्रिंग हो गया, अकाउंट नंबर नंबर हो गया, नेम और फादर नेम स्ट्रिंग हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल स्ट्रिंग हो गया, इज मैरिड और नॉट बुलियन हो गया। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी रियल टाइम सिनेरियो में देखें आप, तो डेटा ना अरे की फॉर्म में स्टोर होता है ना वेरिएबल की फॉर्म में। तो फिर हमें कोई और तरीका चाहिए डेटा स्टोर करने का। तो अब हम आते हैं डेटा स्टोर करने के तीसरे तरीके पे। सिनेरियो समझ आ गया कि क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि अरे की लिमिटेशन थी और वेरिएबल की भी लिमिटेशन थी। तो नाउ वी नीड टू यूज थर्ड वे ऑफ डेटा स्टोरेज इनटू द मेमोरी, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना, आप बराए मेहरबानी उसको उठा के एक साइड पे रख दें और इस ऑब्जेक्ट को उससे आजाद और मावरा समझें जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट पढ़ा है। हालांकि काफी सारी सिमिलैरिटीज है। ऑब्जेक्ट होता क्या है?
सर ये मैंने मोबाइल उठाया हाथ में, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है ये? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑब्जेक्ट है। पंखा ऑब्जेक्ट है, बल्ब ऑब्जेक्ट है, यासिर एक ऑब्जेक्ट है, दाऊद साहब एक ऑब्जेक्ट है, मॉनिटर एक ऑब्जेक्ट है, एलसीडी एक ऑब्जेक्ट है, कैमरा एक ऑब्जेक्ट है, रिमोट एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? कैन समबडी टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जेक्ट? मिसाल के तौर पे ये वाला कैमरा है, यस। कौन कौन सी कैरेक्टर को दो तीन बताएं। वेट हो गया, मॉडल हो गया, नेम हो गया, कलर हो गया, डायमेंशंस हो गई, पिक्चर क्वालिटी होगी। तो क्या इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेटा टाइप सेम है? नो। दैट्स व्हाई वी नीड अ वे थ्रू विच वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर। अरे में लिमिटेशन थी ना कि वी कैन नॉट स्टोर डेटा आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स। तो दैट्स व्हाई वी नीड एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन स्टोर collection of data having different data types like an object. That's why it is called an object. It's a real time object. ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं? सिंपल। जैसे अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट थी, ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज है? करली ब्रैकेट। लेकिन याद रखिएगा इन करली ब्रैकेट्स के आगे पीछे कुछ ना हो, क्योंकि करली ब्रैकेट यहां भी यूज किए हमने देखा है, लेकिन इसके पीछे क्या है? करली ब्रैकेट फंक्शन में भी यूज। तो सिर्फ करली ब्रैकेट्स कहीं लिखी हो तो इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल नाम है इसका। उसकी वजह यह है कि तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले क्लासेस बनानी पड़ती हैं। जावास्क्रिप्ट में यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग अ क्लास। इंटरेस्टिंग। आप जरा देखिएगा सर, ऑब्जेक्ट में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो एक खास पैटर्न में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, सीएसएस की प्रॉपर्टी में क्या था? प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू का एक पैटर्न था। ऑब्जेक्ट में भी आप डेटा बिल्कुल उसी तरह स्टोर करते हैं जिस तरह आपने सीएसएस प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी स्टूडेंट है अगर, तो मैंने कहा जी रोल नंबर कॉलन 45 कॉमा। सीएसएस में सेमी कॉलन लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं? एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए कॉमा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, रोल नंबर क्या है? एक। तो प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। इसी तरह मैं आगे जाऊंगा और मैंने कहा जी नेम कॉलन और मैंने लिख दिया जी अली। इसी तरह मैं मजीद आगे गया, मैंने कहा जी एज कॉलन 25। मजीद आगे गया, मैंने कहा जी क्वालिफिकेशन कॉलन लेट्स सी हैविंग अ बीएस। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब आप अंदाजा करें कि इस ऑब्जेक्ट में हमने, अच्छा अगर मैं कहूं कि जी इज मैरिड ट्रू, तो अगर मैं आपको कहूं कि was this possible to store data having different types into the array? It was not. Was it possible in case of a single variable? अच्छा, इन सारी चीजों को चाहे वो अरे हो, सिंपल वेरिएबल हो, रिप्रेजेंट वेरिएबल से ही करते हैं, लेकिन उस वेरिएबल की नेचर चेंज हो जाती है। द वे इट हैंडल्स द डेटा इनसाइड द मेमोरी वो चेंज हो जाता है। कैसे? उसे थोड़ी देर में जस्टिफाई करता हूं। लेकिन जब भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर करेंगे? ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करने का क्या तरीका है? इनक्लोज इट, यानी इनक्लोज द प्रॉपर्टीज इनसाइड द करली ब्रैकेट्स, दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को ये अभी एरर क्यों दे रहा है? दैट शुड बी योर क्वेश्चन। एरर इसलिए दे रहा है कि हम ये अभी नेमलेस है, हम ऑब्जेक्ट को किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यार ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जाहिर है इसका कोई ना कोई नाम होगा ना। फिर इसकी, यानी कैमरा है, प्रॉपर्टीज तो इसकी बाद में डिस्कस होंगी कि कैमरा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं इसे कह देता हूं जी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैं कहता हूं जी लेट एसटीडी, यानी ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ऑल द अदर्स आर गॉन। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी क्लास की इंस्टेंशिएशन करते हैं, किसी क्लास का एक इंस्टेंस मेंबर क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास क्रिएट किए बगैर भी, क्लास तो बना ही सकते हैं लेकिन अभी हम क्लास किए बगैर ही
ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? अब एक क्लास में एक ही स्टूडेंट तो नहीं होता ना, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि इसको मैं कहूं जी STD1, इसका रोल नंबर 46 कर दूं, इसका नाम हसन कर दूं, इसकी एज कुछ भी 24 कर दूं, BS और ट्रू। और क्या मैं ये काम भी कर सकता हूं STD2 और 47 और अहमद और 23। इसी तरह मैं 40 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूं ना। अब आप बताएं क्या लग रहा है आपको देख के मैं कहां मसला कर रहा हूं, कहां गड़बड़? रिपीट कर रहे हैं? नहीं, लूप नहीं होना चाहिए ना। लूप तो होता है कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। लूप तो होता है डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी तो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं। आई रिपीट, लूप होता है स्टोर्ड डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आई रिपीट, अभी मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो मैं क्या गलती कर रहा हूं, जरा बताएं जरा। वेरी नाइस। कि मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास मल्टीपल डेटा आइटम्स हों तो एक कलेक्शन कहलाती है ना मल्टीपल डेटा आइटम्स। तो बेटर टू कीप दैट कलेक्शन ऑफ डेटा इनटू दी अरे। अब जैसे ये था कलेक्शन ऑफ नंबर्स था, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ। इजंट इट बेटर कि मैं इन सारों को क्या कर दूं, इसको भी खत्म करके कॉमा दे दूं, इसको भी अलग से नाम ना दूं, कॉमा दे दूं, और इन सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स को इसमें शामिल कर दूं। मजा नहीं आ गया सर? नहीं, ऊपर से नहीं गया ना। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा था जी कि जैसे एक अरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है? अरे। अरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा आइटम्स कॉमा सेपरेशन के साथ डाल सकते हैं ना। ठीक, ये मैंने अलग कॉन्सेप्ट समझाया। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अलग से समझाया। अब जब ऑब्जेक्ट की भी कलेक्शन बन गई तो मैंने कहा यार ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अरे के अंदर बतौर एलिमेंट इंसर्ट कर दें। ये तो इस अरे का नाम है ना। अब STD नहीं होगा, अब मल्टीपल हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे। यानी इस पूरी अरे को भी तो किसी नाम से रिप्रेजेंट करना है ना। समझ आई बात? किसी नाम से तो रिप्रेजेंट करना है कि पूरी अरे को। अरे ऑफ व्हाट? अरे ऑफ स्टूडेंट्स, अरे ऑफ टीचर्स, अरे ऑफ लॉयर्स, अरे ऑफ जजेस, अरे ऑफ कैमराज, अरे ऑफ मोबाइल्स, अरे ऑफ। तो अगर ये एक होता फर्द वाहिद तो दिस इज अ रिमोट। लेकिन अगर ये मल्टीपल रिमोट्स होते तो सारे रिमोट्स की क्वालिटीज होती, सारे रिमोट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती। कलेक्शन हो गई, पुट इट इनसाइड दी अरे। बात समझ आ गई है? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपको बहुत बड़ी बात समझ आ गई। अभी जस्टिफाई करता हूं कितनी बड़ी बात समझ आई है आपको। समझ आ गई सर? अब मुझे बताएं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए अंडू करता हूं, वापस यहां पे आऊंगा। वी आर स्टिल एन ऑब्जेक्ट, और वापस आ जाए सिंपल ऑब्जेक्ट पे। अभी यूं समझ लें कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। पहले मैंने आपको छोटी सी मीठी गोली दी, फिर उसको थोड़ी सी कड़वाहट डाली, फिर कड़वाहट डाली और उस बात का बतंगड़ बना लिया। जैसे अरे के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है ना, कैसे? उसकी पोजीशन से, इंडेक्स से। मैंने लिखा था अरे का नाम n स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मैंने अरे का एक एलिमेंट एक्सेस कर लिया था। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही डिस्प्ले कर दूं जैसे पहले अरे को डिस्प्ले किया था STD, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट एज इट इज यहां मिलेगा। कैन यू सी दिस? इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, प्रॉपर्टी सारी वही है। यहां एक आपको बड़ी एबनॉर्मल चीज नजर आई है जो पहले नजर नहीं आई। ये नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, विंडो का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो सारे ऑब्जेक्ट्स का जद्दे अमजद है। तो जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अपने आप को खुद जाके कहां अटैच कर लेगा? वो एक रूट ग्लोबल ऑब्जेक्ट को जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा है।
दैट्स व्हाई ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उससे जाके क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। यहाँ इनहेरिटेंस चलती है, और यहाँ जो इनहेरिटेंस चलती है वो नॉर्मल इनहेरिटेंस नहीं है, इसको कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ये एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसे आपने देख ली ये चीज तो आप इसको होल्ड करेंगे, बट दैट्स इट। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो सकता है, और ये नॉर्मल क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक हो गया सर? तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, एसटीडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और मुझे इसमें से क्या एक्सेस करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉल। तो मैं कहूंगा एसटीडी डॉट कॉल। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बीएस, कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की कोई, ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो तो यू यूज डॉट ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर। अजान हो जाए तो हमसे कंटिन्यू करते हैं। ये ठीक हो गया सर? तो डॉट ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज्ड। अच्छा, जिस चीज के साथ डॉट लगा हो ना, आप समझ जाएंगे उस डॉट से पहले क्या ऑब्जेक्ट है। कंफर्म? अब मुझे एक बात बताएं सर, ये कंसोल क्या है? कैसे कैसे पता चला आपको? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या मैंने खुद बनाया है? तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लैंग्वेज में, और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये एसटीडी कौन सा ऑब्जेक्ट है? यूजर डिफाइंड। कंसोल कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट की निशानी क्या है? जिस वर्ड के साथ डॉट लगा हो, इसका मतलब डॉट से पहले वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझ आ गई बात? पक्की बात है ना? अच्छा, यहां मैंने क्या लिखा था? अब समझ आ गई तो जरा इसको हजम करने वाली रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दीजिएगा। ये क्या लिखा था सर? अरे, और ये कहा था कि नीचे जाके वापस ऊपर आके बताऊंगा। तो हमने ये क्या किया, अरे डॉट पुश किया था, एन डॉट पुश। तो एन डॉट पुश, एन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो एन अरे नहीं था? अरे था ना? एन अरे था ना? तो इसके एंड पे क्या कमेंट लिख के गया था? अरे भी इंटरनली ऑब्जेक्ट ही होती है। अगर अभी भी समझ नहीं आई बात तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर सकते। नहीं, अलाउ नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, अलाउ नहीं करता। इसका मतलब अभी नहीं समझ आई आपको, छोड़ दें उसको। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद फिर वापस आऊंगा। नहीं नहीं, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, आप इस वो एक होता है कि अरे कैन स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, ये एक डिफरेंट चीज है। अरे इज एन ऑब्जेक्ट, ये इस डिफरेंट चीज है। ये डिफरेंट इसलिए नहीं है कि अरे मल्टीपल डेटा टाइप्स को अलाउ करता है स्टोर, ये इसके मेमोरी में बिहेवियर की वजह से डिफरेंट है। अब मेमोरी का बिहेवियर में डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अलाउ ही नहीं है। वो इसलिए वो टाइटली कपल्ड है। ये मैं इसलिए दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं ऊपर जाके वापस चुप हो गया। मैंने कहा जब मैं वो मेमोरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको कि द वे हाउ इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू द मेमोरी बिहाइंड द सीन्स, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम की भी है।
आई थिंक आई शुड डिस्कस दैट इन द सेपरेट क्लास। हालांकि मेरी वो जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखेंगे, उसमें एक्सप्लेन्ड है कोई जो ऑलरेडी अपलोडेड है। बहरहाल यहां तक समझ आ गया सर? तो अब एक बात और है कि अगर मैंने कंसोल लॉग किया और उसमें किया एसटीडी, ये पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा, और अगर एसटीडी इज मैरिड होगा तो ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। इसी तरह कॉल भी कर सकते हैं, एज भी कर सकते हैं, नेम भी कर सकते हैं, और रोल भी कर सकते हैं। समझ आ गई सर बात? अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं आपको कि अगर ये समझ आ गई ना कि अरे के ऑब्जेक्ट के डिफरेंट जो अरे की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो अब मैं रिवर्ट करता हूं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। वो किधर गया? वाई करना था या जी करना था? ओह, वाई भी हो गया कहीं। चले, दिस दिस एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दें। 45 और दो ऑब्जेक्ट हो गए, 46। सर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो जा रहा हूँ जेसन की तरफ, जो आपको काम आती है एपीआई में। 24, ये आ गया जी आपका तीसरा ऑब्जेक्ट। 47, अहमद। दैट्स इट। अब मेरे पास ये अरे आ गई है, और हमें पता है कि जहां अरे आएगी, अरे को आइट्रेट करने के लिए या अरे पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? लूप। तो हम, अगर मैं ये चाहता हूं कि इन पूरी की पूरी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से सबके क्या प्रिंट करूं? सिर्फ नाम। सबके क्या प्रिंट करूं? सिर्फ नाम। तो मैं क्या करूंगा? अगेन फॉर अगेन लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अरे, सॉरी अरे नहीं, अरे का नाम क्या रखा है मैंने? एसटीडी। अब एसटीडीज होना चाहिए ना, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, एसटीडीज डॉट लेंथ। अगर मैं इक्वल टू का निशान भी डालूंगा तो फिर लेंथ -1 करना पड़ेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस, और फिर मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है? यहां पे इंटरेस्टिंग बात है, पहले जरा इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, फिर ताकि आप मुझे जवाब दें। मैं अगर सिर्फ लॉग करूंगा एसटीडीज को, तो क्या प्रिंट होगा? पूरी की पूरी अरे एज इट इज। एम आई क्लियर? और अरे का हर आइटम क्या है? इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। इफ आई एक्सपेंड इट, तो 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? एक और ऑब्जेक्ट। इसको एक्सपेंड करें तो दिस इज व्हाट हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक, समझ आ गई बात? अब मुझे क्या करना है? मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को अरे से बाहर निकाल के दिखाना है। तो क्या करूंगा? मैंने कहा जी दिस इज व्हाट के लॉग एस टीडीज, अरे का नाम फॉलोड बाय अरे का इंडेक्स। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट टाइम 0th इंडेक्स से उठाएगा, सेकंड टाइम फर्स्ट इंडेक्स से उठाएगा, एंड इट हैज टेकन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द अरे। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? हर एक ऑब्जेक्ट में से सिर्फ मुझे क्या पिक करना है? नेम। तो ये क्या पिक करेगा? हर आइट्रेशन में, पहली आइट्रेशन में ये पूरा पहला ऑब्जेक्ट पिक करेगा, और मैं कहता हूं जी इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ क्या डिस्प्ले करे? नेम। डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए, तो अली, हसन और अहमद। सर ये समझ आ गई है? अगर ये समझ आ गई है, अब आखिरी चीज बताऊंगा कि जिसके बारे में कहा था आप बहुत बड़ी चीज समझ चुके हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, बता दूं सर? एक वेबसाइट है डमी,
ये जितनी भी मॉडर्न ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, उनमें जो डेटा डिस्प्लेड होता है ना, इस शक्ल को जानते हैं सर आप? नहीं, अभी जेसन को नाम ही ना लेना, अभी जेसन तो मैंने बताया ही नहीं क्या है, सिर्फ शक्ल को जानते हैं आप? अभी देखिए ना, ये क्या है, पूरा यहां से लेके यहां तक एक ऑब्जेक्ट। अब अभी वो छोड़ देना प्लीज, जस्ट जितना पढ़ा है उतने आंसर से। मैंने आपको कहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ जेसन की तरफ, ठीक है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? अच्छा, अब अगर मैं इस सारे को कॉपी कर लूं और मैं कहूं जी, ये इस तरफ आप ना तवज्जो दें, मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मैं यहां स्टूडेंट्स की बजाय ये कर दूं, लेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस। अच्छा, चले हम रिमूव कर देते हैं। तो सर, अब ये पैटर्न एग्जैक्टली वही नहीं है जो मैंने बताया था, जो मैंने पढ़ाया अभी आपको। ये ई कॉमर्स के ऑब्जेक्ट, ये जितने भी ई कॉमर्स पे, जितने नहीं, मेजोरिटी या अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो आपको प्रोडक्ट दिखता है ना, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की रेटिंग, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेज, उसका जो बैकएंड पे डेटा है ना, वो इस शक्ल में आ रहा होता है, बल्कि यही शक्ल होती है। अब आपको पता लगा कितनी बड़ी चीज आप समझ गए। सिर्फ अब इसको हमने क्या देनी है, ग्राफिकल शेप देनी है। डेटा हमारे पास आ चुका है डायनामिकली। समझ आ गई है सर बात? अब अगर मैं चाहूं कि मैं इन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को के टाइटल्स को सिर्फ डिस्प्ले करूं, क्योंकि प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज भी है, रेटिंग भी है। तो मैं सिर्फ टाइटल शो करना चाहता हूं, तो हाउ डू आई डू दैट? फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन प्रोडक्ट्स, यानी अरे डॉट लेंथ, फिर क्या करूंगा, लॉग अरे का नाम, इसका इंडेक्स, और इसके अंदर पड़ा हुआ टाइटल। एंड नाउ इफ आई गो बैक, इंटरेस्टिंग। यहां तक सर कोई कंफ्यूजन? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सबर कर जाए। मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारी वही है बेसिकली, लेकिन नहीं, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस तरह तो नहीं करना ना। हमने कहना है कि इमेज की जगह इमेज ही आए, तो उसमें उसको जावास्क्रिप्ट में टैग्स में बताना पड़ेगा कि इमेज को इमेज में रेंडर करो, टाइटल को हेडिंग में रेंडर करो, पूरी काइंड ऑफ एचटीएमएल बनानी है। मैं अगर आपको दिखा सकूं, अभी वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे अगर मैं कहूं जी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कहूं जी कि आप यहाँ पे क्या करो,
यहाँ पे कर दो मिसाल के तौर पे H1 और H1 को क्लोज कर दो, ठीक। फिर आप ये करो, और ये करो आप PRO प्रोडक्ट्स डॉट आई डॉट टाइटल। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठहर जाए ना, कर लेते हैं, ठीक। अच्छा है, ब्लॉक लो ना। अच्छा अब मैं जरा पूरा करके देखा, सर नहीं, पता है क्या, डॉक्यूमेंट में पूरी एचटीएमएल उठा के लिखते हैं, बीच में डायनामिक डाटा डायनामिक डाल दें, बाकी डिजाइन स्टैटिक डाल दें, दैट्स इट। स्टैटिक और डायनामिक दोनों मिक्स कर दें। ये एक बड़ा रफ और बेसिक तरीका है, एडवांस तरीका हम बाद में करेंगे। चलो बेसिक कर देते हैं। हम कहते हैं जी कि हम यहाँ पे करते हैं जी डिव, और इसको भी करते हैं जी डिव। चलें पूरे प्रोडक्ट को शो कर देते हैं, आप क्या याद रखेंगे। सब कुछ अभी करेंगे ना सर, 1 मिनट रुक जाए बस। आप ये कह रहे हैं ना, अच्छा ये प्लस कुछ नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है, पता है आपको, कि मैं एक डायनामिक चीज को एक स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, दैट्स सिंपल। तो मैंने कहा जी कि मेरा ये जो टाइटल है ना, एक मेरी मेन डिव है, और इस मेन डिव को मैं करूंगा स्टाइल इक्वल्स टू, इसमें करूंगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, ये पेरेंट होगा, ठीक है जी। इस पेरेंट के अंदर मैं करूंगा जी दूसरी डिव डालूंगा। और अच्छा एक और काम है, जब आप डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक करते हैं ना मल्टीपल, तो ये काम नहीं करता, जैसे अभी आपने देखा है एरर आएगा, एरर आया है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मल्टी लाइन में करने के लिए आप बजाय इसको सिंगल कोट में रखने के, आप बैकटिक में रख लें। समझ आई बात, यानी आपने जैसे बोला ना, मैंने पूरा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप मल्टीपल लाइन में से करते हैं तो ये आपको एरर देता है, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में। तो आप सिंगल कोट्स को कन्वर्ट कर दें किस में, बैकटिक्स में। अच्छा बैकटिक में जो स्ट्रिंग लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल। बारह, सिर्फ इतना काम अभी के लिए काफी है। और मैं अब इसको बना रहा हूं मिसाल के तौर पे डिव, और इसको मैं दे रहा हूं स्टाइल इक्वल्स टू दिस, और इसको भी मैं दे रहा हूं स्टाइल इक्वल्स टू दिस, इसको मैं दे रहा हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। दाऊद साहब आपने छेड़ी है बात, तो फिर जरा दिल्ली तक पहुंच जाए बात दिल्ली तक पहुंच जाए। और फिर इसको मैं दे रहा हूं जी width is going to be like 33%, और ये 33% के बजाय हम इसे कहते हैं जी 25%, एक रो में 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर मैं इसको भी कर देता हूं जी div, और इसमें कर देता हूं जी मैं, अब देख लें, प्लस प्लस, सॉरी। अच्छा अब मुझे यहाँ पे डायनामिकल डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकटिक से स्ट्रिंग ब्रेक कर दूंगा, यहां से दोबारा स्ट्रिंग शुरू कर दूंगा, दरमियान में उनके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा ये वाली चीज। ये अगर आपको समझ आए तो बहुत सिंपल है, ये वही किया स्ट्रिंग और उसका कॉन्कैटिनेशन। अब ये मेरे पास जो आएंगी ना, क्योंकि इनका जो पेरेंट है दैट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा अब ये शायद उसने फ्लेक्स नहीं किया, तो ये जो सब का पेरेंट है, अच्छा इसने बहुत सारे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए,
ठीक, उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये लूप के अंदर आ रहा है। तो ये हर लूप की आइटरेशन में ये पूरी की पूरी div को रिक्रिएट कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे समहाउ ये वाला पोर्शन जो है डॉक्यूमेंट का, ये बाहर निकालना पड़ेगा एंड इट वुड ऑब्वियसली गेट कॉम्प्लेक्स। यस, इसको यहां से उठा के इधर बाहर करना पड़ेगा और ये आप खेलते रहें जब जब टाइम मिले आपको। इसको आप यहां से बैकटिक स्ट्रिंग खत्म कर दें, इसका यहां से दोबारा बैकटिक शुरू कर दें और इसके साथ आप इसको कॉन्केटिनेट कर दें प्लस के साथ और इसको भी आप कर दें प्लस के साथ और ये आप खत्म कर दें। यानी आपकी ये जो पूरी की पूरी सॉरी, ये स्टार्ट हो रही है और यहां से प्लस आ रहा है, यहां से स्ट्रिंग शुरू हुई, यहां पे स्ट्रिंग ब्रेक हुई, यहां से प्लस के साथ फॉर लिखा आपने, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये आप कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते इनसाइड एचटीएमएल, यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब आप लूप से कंटेंट जनरेट करा के वो अलग से, ऑब्वियसली वी कैन हैव अनदर वे ऑफ डूइंग दैट। इस तरह हम नहीं कर सकते इसके साथ फुली ऑप्टिमली। इतना गुजारा कर लें कि आपका डाटा शो हो गया, बड़ी मेहरबानी है इसकी, ठीक है। और अगर आप इमेज शो करना चाहते हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर एक का मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे आपको दोबारा एक दे दें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टार्ट और ओपन, और बल्कि स्ट्रिंग स्टार्ट ओपन हो रही है, इसी को कर दें यहाँ पे और यहाँ पे कर दें IMG और SRC को इक्वल्स करके ये कर दें और फिर इसके अंदर आप 2 दफा प्लस प्लस डाल दें, या इसको अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक कर दें, यहाँ पे प्लस कर दें, फिर प्लस कर दें, यहाँ दोबारा स्ट्रिंग स्टार्ट कर दें और यहाँ पे आप आके इस प्रोडक्ट में से क्या निकाल दें? इमेज, विच इज इन आर केस इमेज था क्या? इमेज की फील्ड का नाम था IMAGE इमेज, ठीक है। ये इमेज डाल दें और इस इमेज की जो विड्थ है वो चूंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, width equals to 100 pixels. Now if you go back, किधर गया? तो ये आ गया जी आपके टाइटल इमेज, टाइटल इमेज, टाइटल इमेज, टाइटल। अब वो स्टाइलिंग ऑब्वियसली CSS और बाकी सारे लवाजमात, लेकिन एक्चुअली ई कॉमर्स पे ये ड्रामा रहता था। वैसे हम ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करते नहीं है, ये आपकी स्पेशल फरमाइश पे ये काम किए, इससे ज्यादा अच्छा तरीका हमारे पास है। तो हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन उस छोटे से कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ी बड़ी। तो आपको जो सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट तगड़ा करना है आज की क्लास के बाद, अरे और ऑब्जेक्ट्स। तीसरा जो पिलर है ना, फंक्शन, अभी मैं लिमिटेड था कि मैंने वो फंक्शन पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं अपनी उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाह रहा था। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे देन वील ऐड फर्दर ब्यूटी इन इट। तो आई होप सो कि हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, हम अप्लाइड जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट अलग चीज होती है कि जैसे यूनिवर्सिटियों में कहानियां सुना सुना के रटाई जाती हैं, तो हम अप्लाइड जावास्क्रिप्ट पढ़, जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट होके सामने आंखों के देख भी रहे हैं। तो आई होप सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा, मैं